स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना बायोलॉजी टीचर गिरजेश उमंग बैच के बच्चों के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं मैं सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। बच्चों, आज इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे जो है बायोडायवर्सिटी का क्लासिफिकेशन किया गया और जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, टोटल जो स्पीसीज़ हैं, उनको कैसे ग्रुप में डिवाइड किया। बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसे कि क्लासिफिकेशन में बताया गया कि क्लासिफिकेशन की क्यों नीड पड़ी, क्यों ज़रूरतें पड़ी क्लासिफिकेशन करने की, तो वो हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, क्या होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो है हमारा एनिमल्स को ग्रुप वाइज डिवाइड करना। क्योंकि ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है हमें स्टडी करने में। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिज्म को एक साथ में स्टडी करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि उनके हम करेक्टर्स को अच्छे से जान पाएँ। जैसे अगर हम कहें कि किसी एक के बारे में जानना है, एक, तो हम कह सकते हैं अगर एक ह्यूमन के नेचर को अगर हम जान लेते हैं तो मोस्टली वही ह्यूमन का नेचर होता है। जब हम मेल का नेचर जान लेते हैं, कौन से हार्मोन्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है, कौन से फीमेल पे हार्मोन्स इफ़ेक्ट डालते हैं, कैसे जो है कॉम्बिनेशन बनता है, कैसे बातचीत, कैसे अट्रैक्शन होता है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग सारे ह्यूमंस यानी मेन और जो फीमेल हैं वोमेन, उन सभी के नेचर लगभग लगभग मिलते जुलते हैं। थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस हो सकता है, मतलब कि अगर हम एक की स्टडी करेंगे तो सभी का नेचर जान जाएंगे। वैसे अगर हम एक ही मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रख देंगे तो हम बेहतर तरीके से स्टडी कर सकेंगे। एक ही ग्रुप में जो है कई स्पीसीज़ों को रखेंगे, एक की स्टडी करेंगे और उन सारे ग्रुप का हम नेचर जान लेंगे, कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसी उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, उमंग के साथ जुड़े रहिए। उमंग के विद्यार्थी हैं आप, तो स्टूडेंट्स, ये उमंग बनी रहनी चाहिए, जोश बना रहना चाहिए, जज्बा बरकरार रखिएगा और नोट्स साथ साथ में बनाते चलिएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम दिखेंगे कि कौन से यहाँ पर क्लासिफिकेशन आया, कैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, थ्री आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन लेकर आया। तो इन सबको आप अच्छे से जान लेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। अंत तक लेक्चर को देखते रहिएगा और आपको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। चलिए, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कैसा रहने वाला है। इंट्रो करा देते हैं इस चैप्टर से आपका। बेसिकली इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ जानेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंसेस एमंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम into groups that reflect their most significant features and relationship is called biological classification। यानी कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, ठीक है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, फीचर्स क्या हैं, रिलेशनशिप के बेस पर ये हमें जो है क्या कहलाता है, कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल, who used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also classified animals into two groups, which had red blood and those did not। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल, उन्होंने ही क्या किया था, फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन किया था और उन्होंने दो कैटेगरीज में जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। फर्स्ट बता रहे हैं कि इन्होंने जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हर्ब, श्रब, ट्रीज में डिवाइड किया था और एनिमल्स को जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिनमें आरबीसीज प्रेजेंट हैं और आरबीसी एब्सेंट हैं। चलिए, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। बात करते हैं सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स। तीन टाइप का हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है।
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारा मार्फोलॉजिकल करेक्टर पर बेस्ड है। बहुत ही कम करेक्टर्स को लेकर ये क्लासिफिकेशन दिया गया था, एक्सेप्टेबल नहीं है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने सेल का नेचर देखा था, ठीक है। तो एनाटॉमी भी यहाँ पर देखी थी, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनी आप जानते ही हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से लिया गया ये वर्ड है जिसे फाइलोजेनी कहते हैं, उस बेस्ड पर ये सिस्टम है, तो इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एक करके इनके बारे में जानने के लिए आ जाते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको बता दें कि एरिस्टोटल जो हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, और इन्हीं के स्टूडेंट्स जो हैं फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हैं। इन दोनों लोगों ने यहाँ पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर वर्क किया। तो अगर कहेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो कह सकते हैं कि फर्स्ट proposed बाई एरिस्टोटल, इसकी बात करेंगे, एरिस्टोटल ने यहाँ पर खोज किया था। चलिए, एरिस्टोटल। अब ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, और बात करें अगर, तो थियोफ्रेस्टस ने भी यहाँ पर क्लासिफाइड किया। दो साइंटिस्ट हो गए यहाँ पर, थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल। एक फादर ऑफ बायोलॉजी हैं तो दूसरे फादर ऑफ बॉटनी हैं। चलिए, ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो है किस पर बेस्ड है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स। मार्फोलॉजी आप लोग जानते हैं बच्चों, मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स। तो मार्फोलॉजी क्या होता है, आउटर अपीयरेंस को देखते हुए, ठीक है। तो इस बेस पर जो है इन्होंने डिवाइड किया था, और इसमें जो है हम देखेंगे कि जो बेस्ड है, उस बेस्ड पर जो है इन्होंने प्लांट्स को जो है कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया। बात करते हैं प्लांट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो प्लांट्स डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज हैं प्लांट की। इसमें से अगर बात करें तो हर्ब्स आती हैं, अंडर श्रब्स आते हैं, अंडर अंडर श्रब्स आते हैं, और श्रब्स आते हैं एंड ट्रीज। बड़ी बड़ी जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो यहाँ पर आते हैं। अगर बात करें एनिमल्स को, इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। बात कर लेते हैं, तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को डिवाइड किया, तो एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज, प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज एंड absence ऑफ आरबीसीज, इस बेस पर एनिमल्स को डिवाइड किया इन्होंने। तो जिसमें आरबीसीज प्रेजेंट थी, उन एनिमल्स को बोल दिया, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, इनेमा। और जिनमें आरबीसीज जो है एब्सेंट थी, उनको क्या बोल दिया, एनीमा बोल दिया, ठीक है। दो कैटेगरीज में हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के क्या ड्रॉबैक थे। तो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है, तो इन्होंने जो करेक्टर्स लिए थे वो बहुत ही कम लिए थे। तो फ्यू करेक्टर्स, फ्यू करेक्टर्स
फॉर क्लासिफिकेशन। अगर हम आपके कुछ ही करेक्टर को जान करके आपको कह दें सब अच्छा है तो फिर गलत हो जाएगा बच्चों। इसीलिए हम क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है करेक्टर्स को देखेंगे, यही क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन उस टाइम इतना एडवांसमेंट नहीं था, तो जो समझ में आया उनको उन्होंने उस बेस पर कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक थे। अगर सेकंड ड्रॉबैक की बात करें तो फाइलोजेट फाइलोजेनेटिक वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नॉट यूज्ड, इसको यहाँ पर यूज नहीं किया था। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे। अगर वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि कौन कॉमन इंसेस्टर है, कहाँ से ओरिजिन हुई है, एवोल्यूशन देख लेते तो जो है यहाँ पर ये कुछ सही हो जाता। लेकिन चलिए, कुछ ड्रॉबैक थे इसके। अगला जो है क्लासिफिकेशन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किस पर बेस्ड है? ये जो नेचर है, यानी कि जो सेल का नेचर है या फिर ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी है, उस पर बेस्ड था। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया किसने? तो बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलते हैं क्योंकि लिखा ही है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये इसने दिया था गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने जो है ये क्लासिफिकेशन दिया था। बेंथम एंड हुकर। अब बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है। तो अब बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। बेस्ड ऑन मतलब किसको ध्यान में रखा गया? तो ये किस पर बेस्ड है बच्चों? तो ये बेस्ड है मार्फोलॉजिकल करेक्टर। मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स। मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स को यहाँ पर देखा गया था। अब इन मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स में किस किस को इंक्लूड किया गया है? तो मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स इंक्लूड्स एक तो हमारा आ जाता है कि साइटोलॉजी, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के साथ साथ में यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ईटीसी एटसेट्रा। यानी कि साइटोलॉजी सेल का नेचर कैसा है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, और उनका जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, और फिजियोलॉजी क्या है, ये सब देखा गया। अगर बात करेंगे डीमेरिट्स की, तो इस क्लासिफिकेशन की बच्चों डीमेरिट्स क्या हैं उन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात कर लेते हैं कि डीमेरिट्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट डीमेरिट जो चलती चली आई है, एज एट लिख लेंगे कि फाइलोजेनी एब्सेंट। फाइलोजेनी नहीं है यहाँ पर, फाइलोजेनी एब्सेंट है। एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है, कैसे इवॉल्व हुए ऑर्गेनिज्म, ये नहीं बता पाए। अगला है कि जो मार्फोलॉजी यहाँ पर देखी, तो इन्होंने बेंथम एंड हुकर ने किस बेस पर कर दिया? रिप्रोडक्टिव जो वेस्ट है उन्होंने क्या लिया? रिप्रोडक्शन जो है वो किस बेस पर इन्होंने जाना? रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेमेन एंड
कार्पेल। तो कार्पेल और स्टेमन पे जो ये इन्होंने जितने कार्पेल देखे स्टेमन देखे, इस बेस पर इन्होंने अलग अलग किया प्लांट्स को। तो ये ड्रॉबैक था। ठीक है, स्टेमन और कार्पेल किसी में सेम सेम हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो उनका नेचर है, सेल का नेचर है, मोनोकॉट में आएंगे या डाइकॉट में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या किया, जिम्नोस्पर्म को प्लेस्ड कर दिया इन्होंने, मोनोकॉट और डाइकॉट को एक साथ में रख दिया। तो ये सारे जो है यहाँ पर ड्रॉबैक थे। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बारे में अभी तक बहुत बार बार आ रहा था, क्योंकि इस पर वेस्ट एक क्लासिफिकेशन है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, कैसे जो है एक सिंगल सेल से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बने और कौन से एंसेस्टर से निकल करके आए हैं, सामने एक कॉमन एंसेस्टर होता है। तो उस पर बेस्ड ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे एक फैमिली होती है किसी, तो वहाँ पर दादा परदादा एक एंसेस्टर रहे होते हैं, फिर उनके बच्चे अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं, अलग अलग तरीके के काम करने लगते हैं। ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन एंसेस्टर होता है, उसको पहचानना होता है, और फिर वो कहाँ से इवॉल्व किए हैं और फिर किस तरीके से वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ है। तो उस बेस्ड पर ये जो है क्लासिफिकेशन दिया था। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ये क्लासिफिकेशन गिवन बाई, तो लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाई। तो यहाँ पर ये दिया था क्लासिफिकेशन एंगलर एंड फ्रेंटल, ये दो साइंटिस्ट के नेम हैं। इन्होंने ही फाइलोजेनेटिक जो है क्लासिफिकेशन दिया था। अब बात करते हैं कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, इस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर बात करेंगे तो कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, इस पर बेस्ड था। तो ये जो क्लासिफिकेशन है हमारा कॉमन एंसेस्ट्री पर बेस्ड है, कौन कॉमन एंसेस्टर है। तो इसकी डिमेरिट्स भी बहुत सारी हैं। बात करेंगे अगर डिमेरिट्स की, तो ऑल evolutionary history not available, सभी ऑर्गेनिज्म की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो अवेलेबल नहीं है बच्चों। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिस बेस्ड पर हम क्लासिफिकेशन करने चले हैं और वही हमारे पास पूरा नहीं है, तो हम कैसे फिर क्लासिफिकेशन कर देंगे बच्चों। सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर। तो बच्चों ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है क्लासिफिकेशन, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बात करेंगे तो जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आ गया था। पहले सबसे पहले टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, फिर है जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और फिर नेक्स्ट जो है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया। एक एक करके बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है बच्चों, सबसे पहले जब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर दो किंगडम में डिवाइड किया गया, इतनी जानकारी थी। उस बेस पर फिर थ्री किंगडम आया, और फिर फोर किंगडम आया, और फिर नेक्स्ट हमारा जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया।
एक एक करके जो है इसके बारे में जानेंगे कि किसने क्लासिफिकेशन दिए हैं, टू किंगडम किसने दिया, थ्री किंगडम किसने दिया। चलिए आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहले कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन यही जानना बहुत ज़रूरी है कि दिया किसने है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन अगर बात करेंगे गिवन बाई, यहाँ पर बात करते हैं किसने दिया था, तो गिवन बाई कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। बच्चों इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो क्लासिफिकेशन हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो मान लेते हैं टू किंगडम, यहाँ पर लिख लेते हैं टू किंगडम। फिर अब जानेंगे कौन कौन से दो किंगडम थे। तो फर्स्ट जो किंगडम है वो किंगडम है एनिमेलिया, और दूसरा जो किंगडम है वो है प्लांटी। कौन सा किंगडम है, प्लांटी। दो किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया बच्चों। यहाँ पर जो था ये क्लासिफिकेशन, इसमें इन्होंने जितने भी नॉन, इन्होंने क्या किया कि जिनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट थी उनको रख दिया। करेक्टर्स लिए इन्होंने सेल वॉल इसमें एब्सेंट थी उनको यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर सेल वॉल क्या थी, प्रेजेंट थी। इन्होंने कहा ये जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक, और ये जो हैं ऑटोट्रॉफिक हैं। प्लांट कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक। ठीक, कुछ करेक्टर्स और लिए, जैसे कि जो यहाँ पर एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में जो है क्या होता है कि एनिमल्स में जो लोकोमोशन है, और यहाँ पर जो लोकोमोशन है वो एब्सेंट है। तो ये कुछ करेक्टर्स यहाँ पर इन्होंने लिए थे। ठीक है, तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर कि इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो डिमेरिट्स तो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि बच्चों, जब सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको दो किंगडम में डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को नहीं देखा गया। ठीक है, तो जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनको बिल्कुल अलग एक सेपरेट ग्रुप में रखना था, तो वो नहीं रख पाए। तो वो डिमेरिट्स भी हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। बात करेंगे अगर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया। सबसे पहले बात करेंगे तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में जानना है। ठीक है, जितना जानना है उतना ही जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि और बाहर से क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाले हैं। आगे जो पढ़ाएंगे टॉपिक, जो किंगडम पढ़ाएंगे वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ से बस पूछ सकते हैं कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आते हैं, वो पूछा जाता है। और नेक्स्ट पूछा जाता है कि किसने क्लासिफिकेशन दिया। चलिए बात करते हैं। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई किसने दिया बच्चों, तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अर्नेस्ट हेकल एक साइंटिस्ट हैं, अर्नेस्ट हेकल, इन्होंने ही ये क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आते हैं उनकी बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को यहाँ पर कैसे क्लासीफाई किया था अर्नेस्ट हेकल ने, वो देखेंगे। सबसे पहले थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को
एक तो हमारे पास एनिमेलिया किंगडम था ही, प्लांटी था, और एक नया किंगडम लेकर के आ गए, वो किंगडम है यहाँ पर प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि जो कुछ प्रोटोजोअन्स थे उनको लाकर प्रोटिस्टा में रख दिया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को जो है अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था, वो प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया था। चलिए बात करते हैं अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बच्चों? तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई, किसने दिया था? तो ये दिया था कोपलैंड। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नेम है कोपलैंड। कोपलैंड ने जो है ये क्लासिफिकेशन किया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई कोपलैंड। अब ये कोपलैंड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने, बात करते हैं 4 किंगडम, पूरा ना लिख करके ऐसे ही लिखते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बात करते हैं, पहला जो किंगडम है बात कर लेते हैं एनिमेलिया, ये पता ही है। सेकंड हमारा फिर से कौन सा आ गया था? प्रोटिस्टा। थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर थर्ड किंगडम हमारे पास है प्लांटी, और प्लांटी के बाद एक और किंगडम ऐड कर दिया, मोनेरा। ओके, मोनेरा किंगडम आ गया। तो ये होता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया, जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया के लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया, और इसको बोला इन्होंने, यानी कि बैक्टीरिया कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स जो यूनिसेलुलर हैं उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप को बनाया गया, इसको बोला गया मोनेरा किंगडम। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन लेकर के आया? तो ये साइंटिस्ट हैं हमारे कोपलैंड जो लेकर आए। अब बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे जो है इम्पॉर्टेंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यही हमारी एनसीईआरटी में है, यही फॉलो करते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन। तो अब बात करेंगे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये है मोस्ट एक्सेप्टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अगर हम देखेंगे तो ये बात करेंगे कि यहाँ पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने दिया? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई, ने दिया बच्चों R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है बच्चों, इसे भूलना नहीं है, R.H. विटेकर। ठीक है, R.H. विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात करते हैं इसमें कौन कौन से किंगडम आते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, बना लेते हैं 5 किंगडम जो हैं, एक करके देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से किंगडम हैं। तो फर्स्ट एनिमेलिया था, सेकंड हमारे पास प्लांटी था, थर्ड हमारे पास प्रोटिस्टा था, और फोर्थ हमारे पास मोनेरा है, और फिफ्थ जो बाद में आया वो है फंजाई। तो इस फंजाई जो है उस बोला गया कि हेट्रोट्रॉफिक है, और इसको प्लांट में इंक्लूड किया गया था। सबसे पहले कहाँ पर फंजाई को रखा गया था? प्लांट्स में रखा गया था, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर है, मार्फोलॉजी, वो प्लांट से कुछ मिलता था,
तो इसको जो है प्लांट्स में रख दिया गया था। पहले ये कहाँ था, प्लांट किंगडम था, फिर इसको जो है सेपरेट किया गया। कैसे होते हैं, बहुत ही डाइवर्स नेचर के हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बहुत ही वेरिएबल नंबर का इनके पास क्या होता है, वो न्यूट्रिशन होता है। वो आगे चल के हम फंजाई जो किंगडम पढ़ेंगे उसमें सारे जो है इनके करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिया गया वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स लिए गए थे बच्चों। तो करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सेल टाइप लिया था। तो उन्होंने बताया कि जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल होती। कैसी सेल होती, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मीन्स है कि यहाँ पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर प्रोटिस्टा की, तो वहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है होता है। अब बात करेंगे फंजाई की, तो फंजाई में यूकैरियोटिक सेल होती हैं, और प्लांटी में भी यूकैरियोटिक सेल हैं, और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक सेल हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर प्लांटी की, फंजाई की, तो प्लांटी और फंजाई की सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। एनिमल्स में जो है सेल वॉल नहीं है, प्लांट में सेल वॉल है, और फंजाई में भी सेल वॉल है। अब इसके बाद अगले डिफरेंस में आएंगे तो सेल वॉल किसकी बनी है ये बताया जाएगा। तो सेल वॉल, तो यहाँ पर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड की सेल वॉल बनी होती है। जो मोनेरा यानी बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है। और बात करेंगे प्रोटिस्टा, तो प्रेजेंट इन सम, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है। बहुत ही डाइवर्स जो है ये किंगडम है, और इसकी बाउंड्रीज जो है डिफाइंड नहीं है। तो अगली बात करेंगे प्रेजेंट विथ काइटिन। यहाँ पर काइटिन की सेल वॉल होती है, किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की। अगर बात करेंगे प्लांटी की, तो यहाँ पर सेलोज की सेल वॉल बनी होती है। एनिया एनिमेलिया में सेल वॉल होती ही नहीं है, अब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि बताया कि यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, अब्सेंट है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है, प्लांटी में भी प्रेजेंट है, और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस चीज़ की बनी है, कितनी सेल्स हैं, मल्टी सेलर है, सेलर है। तो यहाँ पर ये सेलर हैं, मोनेरा यूनिसेलर हैं, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलर हैं। लेकिन यहाँ पर सेल वॉल सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है। यहाँ पर मल्टी सेलर हैं, लूज टिश्यू मिलता है फंजाई में। प्लांटी की बात करेंगे, टिश्यू आर्गन लेवल, टिश्यू लेवल है और आर्गन लेवल है। एनिमेलिया की बात करेंगे, टिश्यू लेवल के भी हैं, ऑर्गन लेवल के भी हैं, और आर्गन सिस्टम लेवल के भी हैं। आगे चल के ये सब हम लोग एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, मोनेरा में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों टाइप के दिखते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं, ऑटोट्रॉफिक जो हैं वो यानी केमिकल से भी फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, और लाइट की प्रेजेंस में भी फूड बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक की बात करेंगे तो सेप्रोफिटिक भी होते हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल से भी लेते हैं, और पैरासिटिक यानी कि किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं प्रोटिस्टा में। और फंजाई की बात करेंगे तो मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक हैं, सेफ्रोफिटिक एंड पैरासिटिक नेचर के होते हैं। बात करेंगे अगर प्लांटी की, तो प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक देखने को मिलेगा। यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं मोस्टली वो क्या हैं, वो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक हैं। इसके साथ साथ में कभी कभी क्या होता है, जैसे कि नेपेंथीज है, ये कार्निवोरस भी होते हैं। कैसे वही होते हैं, कार्निवोरस यानी कि कीटों को भी खा लेते हैं। बात करेंगे एनिमेलिया की, तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक सेप्रोफिटिक नेचर होता है इनका एनिमेलिया का। हेट्रोट्रॉफिक डिपेंडेंट रहते हैं, हम लोग अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं। हम लोग किस किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। चलिए बच्चों, तो ये तो हमारा, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बीच में द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। तो आपने पिछले जो है स्लाइड में देख लिया, सेल का स्ट्रक्चर सभी में अलग अलग है। थैलस का ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर बेस्ड है। यानी कि इसकी बात करेंगे तो कॉमन एंसेस्ट्री पर बेस्ड है। कौन जो है कॉमन एंसेस्टर है। अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो कैसा न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो
ऑटो और हेट्रोट्रोफिक। ये हम लोग देख चुके हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है कि यहाँ पर बात की जा रही है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। सेल स्ट्रक्चर आप लोग देख ही चुके हैं। बात करेंगे यहाँ पर मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बहुत सारी मेरिट्स हैं। अगर बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स हैव सेपरेट किंगडम। प्रोकैरियोट्स के लिए क्या है? सेपरेट ग्रुप है इसके लिए। ठीक है। बात करेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की, तो इनके लिए भी सेपरेट किंगडम है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा है। तो ये के मेरिट्स हैं। बात करेंगे यहाँ पर फंजाई के लिए सेपरेट ग्रुप है, सेपरेट किंगडम फॉर फंजाई। फंजाई के लिए सेपरेट यहाँ पर किंगडम है। तो ये जो मेरिट्स हैं वो 5 किंगडम की, यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको एक ग्रुप में कर दिया इन्होंने, प्रोटिस्टा में रख दिया। अगर बात करेंगे प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर जो प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया थे, उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप लेके आए। ठीक। और इसके बाद बात करेंगे अगर फंजाई के लिए, तो इन्होंने सेपरेट ग्रुप बना दिया है। ठीक है। फंजाई, फंगी, फंगी बोले या फंजाई बोले। ठीक। तो ये हो गया। अब बात करेंगे, सबसे पहले एक एक करके किंगडम की शुरुआत कर लेते हैं। तो किंगडम मोनेरा। मोनेरा में आपको पता है कि इसमें किसको रखा गया है? प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। ठीक है। तो किंगडम मोनेरा जो है इसमें कंसिस्ट को रखा गया है। आप लोग जो है नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। प्रोटिस्टा को रखा गया। ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पर केवल लिखा जाएगा आपके लिए कि किंगडम मोनेरा कंसिस्ट प्रोटिस नहीं, एक मिनट प्रोटिस्टा किंगडम यहाँ पर रख दी। बात करेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की बात करने जा रहे थे कि यहाँ पर किंगडम जो है वो मोनेरा में किसको रखा गया है? वो रखा गया है प्रोकैरियोट्स को। तो रखा गया है प्रोकैरियोट्स। अभी प्रोटिस्टा की भी बात आएगी। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को इसमें रखा गया है। अब इसके बाद जो मोनेरा किंगडम है, प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? तो यहाँ पर यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आर इंक्लूड्स। तो इसमें यूनिसेलुलर जो बैक्टीरिया हैं उनको रखा गया है। अब बात करते हैं कि कुछ जनरल करेक्टर्स की बात करते हैं। तो जनरल करेक्टर्स को देखेंगे तो इसमें क्या होता है? सबसे पहला जो करेक्टर्स देखेंगे वो देखेंगे कि सेल वॉल इज प्रेजेंट। और ये किस चीज़ की बनी होती है? तो बात करेंगे मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। किसकी बनी है? वो पॉलीसेकेराइड की बनी है। पॉलीसेकेराइड की बनी है, ये हमने देख ही लिया था। अब बात करेंगे अगर सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पर कहेंगे प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है या फिर न्यूक्लियस अपसेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस अपसेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक।
अगर बात करेंगे हैबिटेट की, तो हम देखेंगे कि हैबिटेट इनका जो है वो बहुत ही डाइवर्स है, हर जगह मिल जाते हैं। तो हैबिटेट की बात करेंगे अगर, तो देखेंगे ये होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, जो हर जगह मिल जाएं बच्चों, उनको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन है। फाउंड इन एवरीवेयर, फाउंड इन एवरीवेयर, हर जगह पर पाए जाते हैं। एयर है, वाटर है, हार्श कंडीशन है, इस बेस पर ये क्लासीफाई भी किए गए हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर फिफ्थ की, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिली या फिर ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ये एब्सेंट होते हैं बच्चों। ठीक, अगर बात करेंगे यहाँ पर एक और पॉइंट की, तो बोलेंगे 70S, 70S राइबोसोम आर प्रेजेंट। इसकी बात करेंगे यहाँ पर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट। 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं यहाँ पर, जिनकी एक यूनिट इसकी बनी है 50S की, और दूसरी जो है वो 30S की बनी होती है। लार्ज यूनिट 50S की होती है और स्मॉल 30S की होती है। चलिए, जो हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, तो बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये फ्लैजिलम है, ये फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला के बेस पर भी कभी कभी बैक्टीरियाज को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करेंगे, दो फ्लैजिला हैं तो बाई फ्लैजिलेट्स, तो ये फ्लैजिलम हो गए, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पर कलर चेंज, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, तो उसको एंडोस्पोर बोलते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में जो है एंडोस्पोर की फॉर्म में बैक्टीरिया मिलता है। अब इसकी जो बात करते हैं, सेल वॉल जो है, तो सेल वॉल किसकी बनी है, वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। उसके बाहर एक जो है लेयर पाई जाती है जिसको कैप्सूल बोलते हैं, और के अंदर जो है एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन का नेचर हर जगह ही सेम होता है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से पिल्ली जो है मेम्ब्रेन से निकल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, पिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो ये लिक्विड है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ये जो राइबोसोम है वो राइबोसोम 70S टाइप के हैं। इसका देखेंगे तो क्रोमोसोम, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो अब ये बोलेंगे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब इस क्रोमोसोम को कभी कभी क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। तो अगर न्यूक्लियोइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोइड कुछ और नहीं है, यही साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लिक एसिड है। अब ये आरएनए भी हो सकता है कुछ बैक्टीरिया में, और डीएनए भी हो सकता है, मे बी आरएनए मे बी डीएनए। और ये जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, ये कुछ और नहीं है, एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा जो है वो डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है बच्चों, तो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो हमने ये देख लिया, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से इससे एक फोल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं, मीजोसोम। ये मीजोसोम किस में हेल्प करता है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। में हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन वर्क करता है उसका, तो माइटोकॉन्ड्रिया के प्लेस पे यहाँ पर मीजोसोम होती है। ठीक है, तो अब बात हो गई हमारी, बैक्टीरिया के बारे में जान लिया, प्रोकैरियोट्स के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर बता दिए गए थे।
यही सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती किसकी बनी होती है? वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। लिखना चाहें लिख चुके हैं। पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड इसकी बनी होती है। और जो जनरल कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर देखेंगे, और कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। अगर बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, वो मेनली किस तरीके से होता है? तो एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरा होता है ट्रांसडक्शन। और तीसरा होता है कॉन्जुगेशन। यानी कि यहाँ पर मेल फीमेल जैसा ऐसा कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसडक्शन यानी बैक्टीरियल जो डीएनए है वो एक्सचेंज होते हैं। कॉन्जुगेशन यहाँ पर न्यूक्लियाई जो है वो क्या करती हैं, मेटिंग करती हैं। तो इस तरीके का कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। अगर बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो एंडोस्पोर से होता है, और बाई बाइंडी फिजन जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, शेप के बेस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं? तो बच्चों अगर हम बात करेंगे शेप के बारे में, तो शेप यहाँ पर बना हुआ है। तो हम अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शेप। शेप यहाँ पर बना हुआ है तो बात करेंगे। एक होते हैं कॉकस बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? कॉकस बैक्टीरिया। कॉकस बैक्टीरिया का मतलब है कि राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? राउंड शेप, या फिर सर्कल शेप बोल सकते हैं। राउंड या फिर सर्कल, सर्कल शेप्ड, सर्कल शेप, इस तरीके के बैक्टीरिया हैं। ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टोकॉकस एग्जाम्पल है। बात करेंगे अगर सिंगल होता है तो सिंगल को मोनोकॉकस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोकॉकस। अगर ये एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इस तरीके से चैन फॉर्म में है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है। अगर बात करें, फोकस हो गया, अब इसके बाद हम बात कर देंगे। अगला नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट सेकंड की बात करेंगे तो बैसिलस। तो जो बैसिलस बैक्टीरिया हैं वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड देखा है बच्चों, तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं इस तरीके से। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर, तो एग्जाम्पल देखेंगे लैक्टोबैसिलस। एग्जाम्पल इसका क्या है? लैक्टोबैसिलस का एग्जाम्पल है। अगर बात करेंगे हम थर्ड की, तो स्पाइरुलम। तीसरा शेप्ड होता है स्पाइरुलम। बच्चों कभी स्पाइरल बाइंडिंग कराई है बच्चों? तो इस तरीके से कैसा शेप्ड होता है, इस तरीके से जो शेप्ड होता है उसको बोलते हैं स्पाइरुलम। तो स्पाइरुलम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल स्पाइरुलम ही है। ठीक है। स्पायरोकीट एक एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल है स्पायरोकीट, स्पायरोकीट। और एक है स्पाइरुलम, का नेम ही है। दो बैक्टीरिया हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। अगर बात करेंगे फोर्थ की, तो ये विब्रियो है। विब्रियो कैसे होते हैं? तो विब्रियो जो हैं वो कॉमा शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे हम लोग कॉमा लगाते हैं तो ये कॉमा शेप्ड हैं। यानी कि इस तरीके से बैक्टीरिया होते हैं, इनको बोलते हैं कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया हैं। आइए यहाँ पर फिगर से समझ लेते हैं। तो ये कॉकस बैक्टीरिया हैं, किस तरीके से हैं? राउंड हैं, इस तरीके से गोल गोल हैं। तो ये कैसे हैं? ये कॉकस बैक्टीरिया हैं। ये यहाँ पे रॉड से इस तरीके से बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। इन बैक्टीरिया को बोला गया है बैसिलस, बैसिलस हैं। ये देखिए यहाँ पर
स्पाइरुलम बैक्टीरिया। इसके जो है यहाँ पर क्या है, ये फ्लैजिलम लगे हुए हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे तो ये कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया विब्रियो। एग्जाम्पल अगर बात करें कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया की विब्रियो की, तो विब्रियो कॉलेरी एग्जाम्पल है इसका, विब्रियो कॉलेरी। यानी कि जो कॉलरा काज करता है, कॉलरा जिससे होता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं यहाँ पर विब्रियो कॉलेरी। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया सेप के बेस पे बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं, तो 4 टाइप के हैं। बात करते हैं न्यूट्रिशन की बेस पे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यहाँ पर फूड किस तरीके से कंज्यूम करते हैं, तो बात करते हैं एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फिर हेट्रोट्रॉफिक की बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ फूड बाई ओन सेल्फ, खुद से फूड बनाना, ठीक है, ये होता है ऑटोट्रॉफ्स। अब बात करें ऑटोट्रॉफ्स कितने टाइप्स के हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स की, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। और अगर कीमो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो ये जो है केमिकल्स की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट्स साथ साथ में बनाते चलेंगे और उमंग के साथ पढ़ते रहेंगे। उमंग की बनी रहनी चाहिए बच्चों। बच्चों अगर आपको कोई थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रही है तो आप थोड़ा सा हमारे तरीके से पानी पीजिए थोड़ा सा, और फिर से आप अपने नोट्स कंप्लीट करने में लग जाइए। क्योंकि क्या कहते हैं, वाटर इज़ लाइफ, तो लाइफ वाटर से ओरिजिनेट भी हुई थी। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉफ्स की। तो बात करेंगे कि फूड जो है वो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस जो है वो को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो का मीन्स ही है एक्चुअली लाइट। जैसे आपने एक जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स की, तो वही चीज़ सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की प्रेजेंस में ये अपना फूड बनाते हैं। अगर बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स अगर बात करें तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आ जाएंगे, सल्फर बैक्टीरिया भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफ्स के टाइप्स हो गए। बात करते हैं अगर यहाँ पर ना था हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो यहाँ पर पैरासिटिक तो उसी का टाइप से है। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेकेंड जो हमारा टाइप्स है वो है हेट्रोट्रॉफिक। अगर हेट्रोट्रॉफिक की बात करेंगे तो ये फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया मेनली जो है, मेनली फाउंड इन द बॉडी ऑफ
प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, मेनली डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। क्या कॉज करते हैं? मेनली डिजीज़, मेनली डिजीज़ कॉजिंग, डिजीज़ को कॉज करते हैं। जैसे किसी भी बैक्टीरिया को यहाँ पर एग्जांपल में ले सकते हैं जो डिजीज़ कॉज करता है। जैसे कि टाइफाइड कॉज करने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? साल्मोनेला टाइफी को ले सकते हैं। ठीक है? अगर बात करेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये होते हैं दीज आर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनका, इसको बोलते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, यानी कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को जैसे क्या करते हैं कि एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, ऐसा ही रिलेशनशिप है एक तरीके का। तो उस रिलेशनशिप को म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। दीज आर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों को बेनिफिट होगा यहाँ पर, एक को नहीं होगा, दोनों को होगा। ठीक है? दीज आर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप बना के रखेंगे जिसमें दोनों को ही यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो लिख सकते हैं बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को ही यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। अगर बात करेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं, वो एग्जाम्पल है यहाँ पर। एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका नेम जो है वो राइजोवियम है। क्या है? राइजोवियम। राइजोवियम कहाँ पर मिलता है? फाउंड इन रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के, उनकी रूट्स में मिलता है। अब बात करेंगे, ये रूट्स में रहता है तो वहाँ पर प्लेस मिल जाता है इसको रहने के लिए। तो रहने के लिए जो है इसको प्लेस दिया लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स ने, और इसके बदले में इस बैक्टीरिया ने क्या दिया कि जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन फिक्स करके जो है इसने जो है NH3 या फिर NO3 के फॉर्म में जो है इसको दे दिया। ठीक है? यानी कि इसको क्या मिल रहा है? फर्टिलाइजर्स मिल रहा है। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो है डोमेन्स ऑफ किंगडम मोनेरा पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मेन 3 डोमेन्स हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया और एक है साइनो बैक्टीरिया। यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम डोमेन्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जाएंगे तो सबसे ऊपर डोमेन्स ही होता है। 3 डोमेन्स हैं, उसी में सभी को इंक्लूड कर लिया है। तो ये हायर टेक्सोनॉमी है। डोमेन्स क्या है? हायर टेक्सोनॉमी है, या फिर बोल सकते हैं हायर ही लिखते हैं, हायर टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये है हमारा डोमेन्स। अब बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट डोमेन जो है वो है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सबसे पहले ये प्रिमिटिव है, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स, या फिर बोल सकते हैं मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। तो इसको बोलेंगे मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। अगर यहाँ पर अर्थ की ओरिजिन के बाद सबसे पहले कुछ बना है, कोई सेल्स बनी है, तो वो है आर्की बैक्टीरिया। कौन है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन एवरीवेयर। आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे तो ये हर जगह मिलते हैं। फाउंड इन एवरीवेयर, हर जगह मिल जाएंगे।
अब बात करेंगे, अगर चाहे वो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन हो, अगर बात करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, कोल्ड कंडीशन, इंडो पैरासिटिक, और एक्टो पैरासिटिक। अंदर भी मिल जाएंगे, बाहर भी मिल जाएंगे, एनिमल्स के अंदर भी मिल सकते हैं और प्लांट्स के भी अंदर मिल सकते हैं। कहीं पर भी एयर में भी मिल जाएंगे, वाटर भी मिल जाएंगे, कहीं भी, हर जगह मिलने वाले हैं। एक तरीके से इनको दानों समझ लीजिए। समझ में आया? डीमंस हैं ये, हर जगह मिलने वाले हैं और पढ़ाई में तो आपके लिए नंबर लेके आने वाले हैं भाई। ठीक है। बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया की, तो यही जो है एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में मिलने वाले, कोल्ड में मिलने वाले, इंडो पैरासिटिक, एक्टो पैरासिटिक, तो उसी कैटेगरीज में आता है मेथेनोजेंस बैक्टीरिया। कौन से आते हैं? मेथेनोजेंस बैक्टीरिया आते हैं। तो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया क्या होता है, ये कहाँ पर मिलने वाले हैं? तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो मार्सी एरियाज में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मार्सी एरिया में मिलेंगे। इंडस्ट्रियल वाटर में मिलेंगे। इंडस्ट्रियल वाटर के अंदर भी मिलने वाले हैं बच्चों। अगर बात करेंगे तो ये रूमिनेंट, अगर बात करेंगे तो फाउंड इन दी गट ऑफ काऊ एंड बुफेलो के अंदर भी मिलने वाले हैं। काऊ और बुफेलो को, इनको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स। यानी कि खाना खाने के बाद पचाने के लिए ये मुंह को चलाते रहते हैं। समझ में आया? जुगाली जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। यानी कि काउज और बुफेलोस की गट्स में भी मिलते हैं। अब वहाँ से मिलने के बाद जो है ये उनके गोबर में भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गोबर में भी मिलते हैं, गोबर के अंदर मिलते हैं। अब ये जो मिथेनोजेंस हैं, ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर रिएक्शन करते हैं और जो है गोबर से गोबर गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोबर से गोबर गैस बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर इनकी बेनिफिशियल की बात करें, बेनिफिट की बात करें, तो गोबर गैस बनाने के लिए जो है मिथेनोजेंस का यूज किया जाता है। तो कॉमनली जो गोबर में मिलते हैं, गोबर, वहाँ से गोबर प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं, जिसको बोलते हैं बायोगैस। तो बायोगैस जनरेट करने में ये हेल्प करते हैं मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। अगर बात करेंगे हेलोफाइल्स की, तो हेलोफाइल्स बैक्टीरिया फाउंड इन फाउंड इन साल्टी रीजन, जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होता है वहाँ पर मिलते हैं हेलोफाइल्स। और क्या होता है? एसिडिटी भी होती है, एसिडिक मीडियम होता है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। यानी कि सॉल्ट कंडीशन हो या फिर एसिडिटी हो, एसिड कंडीशन हो, तो हर जगह ये सरवाइव करने वाले हैं। इनको बोलते हैं हेलोफाइल्स बैक्टीरिया। ठीक है। अगर हेलोफाइल्स बैक्टीरिया हो गए, अब इसके बाद बात करेंगे थर्मोफाइल्स की। तो थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया कहाँ पर मिलते हैं? एक्सट्रीम हॉट कंडीशन। कहाँ पर मिलते हैं? एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, बहुत ज़्यादा जो गर्म है वहाँ, उस कंडीशन में भी ये मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो कह सकते हैं हेलो कॉकस एक एग्जाम्पल है। अगर बात करेंगे स्टीम हॉट कंडीशन की, तो यहाँ पर जैसे कि हॉट स्प्रिंग वाटर, हॉट स्प्रिंग वाटर पे भी मिल जाएंगे।
यानी कि कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, ये उस टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम हार्ट कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं, यानी कि जिंदा रहते हैं। सरवाइव, इस कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं, यहाँ पर भी सरवाइव करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे अगर, तो थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस जो यहाँ पर बैक्टीरिया है, वो एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगर यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, यू बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। चलिए, यू बैक्टीरिया में तो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड्स, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड्स इन ट्रू बैक्टीरिया। बाकी जितने भी बैक्टीरिया मिलते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं यहाँ पर, तो ट्रू बैक्टीरिया मिलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया। अगर बात करेंगे यहाँ पर करेक्टराइज की, तो इसमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कैसी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो रिजिड सेल वॉल। यू बैक्टीरिया में कैसी सेल वॉल होती है, यू बैक्टीरिया हैव रिजिड, रिजिड सेल वॉल। तो यहाँ पर रिजिड सेल वॉल होती है इनके पास। अगला जो है बैक्टीरिया, वो हमारा है साइनो बैक्टीरिया। इसकी बात करते हैं यहाँ पर, साइनो बैक्टीरिया। तो साइनो बैक्टीरिया में मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी को इंक्लूड किया, इसको इंक्लूड किया गया है। ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब बात करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूड इन साइनो बैक्टीरिया। मोस्टली ये क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, मोस्टली क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं ये, यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक हैं बैक्टीरिया। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। अगर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं, सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करेंगे तो नॉन स्टॉक एनाबिना की बात कर लेंगे। जैसे कि नॉन स्टॉक एनाबिना जो है, और राइजोबियम की बात करेंगे तो वहाँ पर आप देख सके हैं। तो नॉन स्टॉक एनाबिना की बात कर लेते हैं। जैसे कि इनके पास क्या है, ये नॉर्मल सेल्स की एक रिंग है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे देखेंगे एक ऐसी सेल है जिसके सेल वॉल क्या हो गई है, थिक हो गई है, थिक सेल वॉल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस प्लस एरोबिक रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर बात करेंगे इस सेल की, यहाँ पे ये जो सेल प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। किस नेचर की है, हेट्रोसिस्ट। अब इसके बाहर एक म्यूसिलेजिनस सीथ भी होती है। क्या होती है, म्यूसिलेजिनस सीथ होती है। अब इसके अंदर जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है। इसके अंदर क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है। ये सेल्स जो है क्या करती है यहाँ पर, ये सेल्स करती है यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करती है, N2 फिक्सेशन करती है। अगर ये जो बैक्टीरिया है, मान लेते हैं कि नो स्टॉक है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रेजेंट है हमारा जो है जिम्नोस्पर्म के प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की रूट में, जैसे कि साइकस में प्रेजेंट है, साइकस की रूट्स में प्रेजेंट है।
तो वहाँ पर ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को दे रहा है, और जो है ये उसकी रूट्स के अंदर है। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्यों ऐसा कर पाता है? क्योंकि इसके पास एक ऐसी सेल होती है जो हेट्रोसिस्ट नेचर की होती है, जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो वहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया क्या करता है, वहीं से फिक्स करके नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को सप्लाई कर देता है। ठीक है, अब ये हमने देख लिया। अगर बात करें यहाँ पर माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा जो है एक जो है यहाँ पर मोनेरा किंगडम में रखा गया है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट। तो सेल वॉल अब्सेंट, केवल जो है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, बहुत ही सिंपल टाइप्स का ये जो है स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पर का जेनेटिक मटेरियल ये होता है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। राइबोसोम 70S टाइप का है, और ये साइटोप्लाज्म है। सेल वॉल जो है इसकी अब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये, इनका अगर साइज़ देखें तो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो माइकोप्लाज्मा की है। साइज देखेंगे तो 0.1 माइक्रोन मीटर साइज है। क्या बात करेंगे, 0.1 माइक्रोन मीटर क्या है। अगर इनको हम बात करें तो इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, PPLO। इसका फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म निट में भी पूछा जाता है। तो ये एकेडमिक में भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। अगर नीट की बात करेंगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म बच्चों याद करना। तो इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। अगर बात करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर 2 तरीके से होता है, बाई बाइनरी फिजन होता है, और अगर हम बात करेंगे सेकेंड की तो बाई एंडोस्पोर होता है, बाई एंडोस्पोर। तो रिप्रोडक्शन ये 2 तरीके से करते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं इनके पास, एक होती है फेवरेबल कंडीशन और एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो जो हमारे लिए फेवर में हो, जो हमारे लिए अच्छी हो, जिसमें हम ग्रोथ कर सकें, अच्छे से रह सकें, वो वाली कंडीशन हमारी फेवरेबल कंडीशन होती है। और दूसरी बात करें अगर इस कंडीशन में हमें कोई प्रॉब्लम है तो अनफेवरेबल कंडीशन होती है। 2 कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में ये अंडरगोज बाइनरी फिजन। फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। और अगर बात करें अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनके फेवर में कंडीशन नहीं है, एक्सट्रीम कोई कंडीशन आ गई, किसी ऐसी जगह पहुंच गए जिस कंडीशन में रहते थे वो कंडीशन नहीं है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्म करते हैं एंडोस्पोर। क्या बनाते हैं, एंडोस्पोर। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर देखें तो डिवाइडिंग बैक्टीरिया यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और डिवाइडिंग बैक्टीरिया ये है हमारा बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो 2 बैक्टीरिया में डिवाइड कर जाता है, एक के और एक के। दोनों में इनका जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है, और फिर ये सेल मेम्ब्रेन में एक ग्रुप बनता है। यहाँ से जो है ये डिवाइड कर जाते हैं और बनाते हैं एक के साथ में, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं। बात करेंगे एंडोस्पोर की, तो अनफेवरेबल कंडीशन में एक राउंड से बॉडीज़ बना लेते हैं जिसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं एंडोस्पोर। और जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये फिर से अपने जो स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, उसमें फिर से लौट आएंगे। तो इसको बोलेंगे एंडोस्पोर।
तो एंडोस्पोर जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया को मरने नहीं देता है, उसको बचा लेता है, और फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ये फिर से चेंज हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब बात करेंगे अगर किंगडम प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा जो किंगडम है वो हमारा सबसे डाइवर्स किंगडम है। इसमें नो डिफाइनिंग बाउंड्रीज हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में बहुत सारे जो है जो कहीं पर भी फिट नहीं बैठे हैं, जितने भी यूकैरियोटिक जो है सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक जितने भी एनिमल्स थे वो इसमें इंक्लूड्स किए गए हैं। तो बात करेंगे जो कहीं नहीं फिट हों उनको ले आइए भैया, प्रोटिस्टा में डाल दीजिए। प्रोटिस्टा सबको एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि कोई एक ऐसी बॉडीज, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो किसी को नहीं ले वो उसको ले और बोले भैया आ जाओ, आप कहीं नहीं फिट होते हो, आप हमारे यहाँ आइए, आपको हम काम देंगे। तो वैसा ही कुछ है ये किंगडम है, कोई बाउंड्रीज डिफाइनिंग नहीं है। तो अब बात करेंगे ऑल यूनी सेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में प्लेस्ड कर दिए गए हैं। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। अगर यहाँ पर जनरल करेक्टर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट करेक्टर है नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। अगर बात करेंगे तो बोथ ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक आर प्लेस्ड टुगेदर। अगर बात करेंगे तो एनिमल्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स both like organisms placed in प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ही प्लेस्ड कर दिए गए। अभी आपको एग्जांपल से बता देंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ बात करेंगे तो एनिमल्स लाइक और प्लांट्स लाइक देख लेते हैं। एनिमल्स लाइक और बात करेंगे प्लांट लाइक। आइए देखते हैं यहाँ पर कि एनिमल्स लाइक की बात करेंगे तो प्रोटोजोवंस यहाँ पर प्लेस्ड कर दिए गए हैं, हेट्रोट्रॉफिक नेचर के हैं, सेल वॉल नहीं है। अगर प्लांट लाइक बात करेंगे तो यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी जैसे अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो क्ले मिडोमोनास जो है वो यहाँ पर टेस्ट किया गया है। देख सकते हैं कि प्लांट्स लाइक एनिमल्स लाइक यहाँ पर सब टेस्ट कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कितने जो है, अगर बात करेंगे यहाँ पर प्रोटिस्टा को, तो प्रोटिस्टा मेनली इसमें किसको किसको इंक्लूड किया गया है उसको एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर है क्राइसोफाइट्स हैं, एक तो ये क्राइसोफाइट्स हैं, दूसरे डाइनोफ्लेजलेट्स हैं। अगर तीसरी की बात करेंगे यहाँ पर तो यूग्लिनॉइड्स हैं और
प्रोटोजोवंस हैं और स्लाइम मोल्ड्स हैं। कौन है? स्लाइम मोल्ड्स। तो ये यहाँ पर रखे गए हैं। क्राइसोफाइट्स फर्स्ट ये वाले, और डाइनोफ्लेजेट्स, यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोवंस और स्लाइम मोल्ड्स, इतने को जो है, इतने सारे जो यूकैरियोट्स हैं सिंगल सेल, उन सबको प्लेस्ड कर दिया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है क्राइसोफाइट्स। तो यहाँ पर कौन से क्राइसोफाइट्स में आते हैं? तो यहाँ पर डाइनोफ्लेजिलेट्स आते हैं, और एंड डाइनोफ्लेज। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर डाइटम्स आते हैं। डाइटम्स आते हैं, डाइटम्स को यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर जो हमारे हैं डाइटम्स, क्या करते हैं कि डाइटम्स जो है ये किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये दो हमारा जैसे सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सोप बॉक्स होता है एक, जिसमें हम सोप को रखते हैं, एक सोप बॉक्स होता है, उस तरीके के होते हैं। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका। अब ये किसके बने होते हैं? तो ये सिलिका के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं? यहाँ पर सिलिका प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे जब डायटम्स एग्रीगेट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? डायटेमेसियस अर्थ बनाते हैं। इसका फॉर्मेशन करते हैं, डायटेमेसियस अर्थ बनाते हैं। और इस अर्थ में क्या होता है? सिलिका होती है। क्या होती है? सिलिका प्रेजेंट होती है। अब इस सिलिका का यूज किस में करते हैं? तो इस सिलिका का यूज करते हैं हम ऑयल रिफाइनिंग में, ऑयल को छानने में करते हैं। और अगर बात करेंगे कि ये जो डायटोमिसियस अर्थ है, यानी कि अर्थ के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, अगर बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में हेल्प करता है ये। एक ये बेनिफिट है। और अगला बेनिफिट ये है कि इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? यूज़ इन ऑयल रिफाइनिंग और एज इंसुलेटर। इंसुलेटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कहाँ पर इंसुलेटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं? जैसे कि बॉयलर्स में यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं? जो बॉयलर्स हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो ये डाइटम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, मेनली डाइटम्स को रखा गया है। और ये डाइटम्स का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो यहाँ पर जो है ये अर्थ का फार्मेशन करते हैं, और इनका यूज जो है ऑयल रिफाइनिंग में करते हैं, प्लस इंसुलेटर में यूज करते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर डाइनोफ्लेजिलेट्स की, तो ये देखिए जो स्ट्रक्चर है डाइनोफ्लेजिलेट्स का है। तो डाइनोफ्लेजिलेट्स में मेनली दो फ्लैजिला होते हैं। कितने फ्लैजिला होते हैं? अगर बात करेंगे तो ये कंसिस्ट टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला इसके पास होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला, और एक जो है इसके पास लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है। दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है वो लार्ज साइज़ का है, और ये जो है स्मॉल साइज़ का है। यानी कि इसके अंदर एक ग्रुप है, एक खांच है, यहाँ से एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला है और एक इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला निकलता है। ठीक। ये जो है मेनली जो है रेड, रेड भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। जो ये रेड टाइड आती है, कभी कभी क्या होता है वाटर जो है फ्लो करता है, जहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं किस कलर का दिखता है? रेड। अब जब वो टाइड आती है तो रेड कलर का दिखता है, इसको बोलते हैं रेड टाइड। क्या बोलते हैं? रेड टाइड। इसकी वजह से होता है
रेड टाइड, अब यहीं से इसी जो है फिगर से थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, अब इस फिगर से समझते हैं कि जैसे कि यूग्लिनाइड्स की बात करेंगे तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। ऐसे यूग्लिनाइड्स दिखते हैं, ये फ्लैजिला से मूवमेंट करते हैं। फ्लैजिलर इनमें मूवमेंट होता है। यूकैरियोटिक जो है वो सेल हैं, ठीक है। यूग्लिना जो है क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें बोथ टाइप के करेक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर लाइट मिले तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और अगर इनको लाइट नहीं मिलती है तो ये क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अगले हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये फंजाई जैसे ही हैं, लेकिन ये कैसे हैं, सेप्रोफिटिक नेचर के हैं। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और अगली बात करेंगे अगर प्रोटोजोवंस की, तो प्रोटोजोवंस में जो है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। जैसे कि पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे प्रोटोजोवंस में आते हैं। अमीबा हो गया, तो अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, लेशमानिया, ये किस में रखे गए हैं, ये प्रोटोजोआ में रखे गए हैं। तो यूग्लिनाइड की बात करें, यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के करेक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके बीच की हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है यूग्लिनाइड जो है वो कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक है। दोनों टाइप के करेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। स्लाइम मोल्ड्स की बात की जाएगी तो मोस्टली फंजाई लाइक बोल देंगे। टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनाइड। अगली बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे प्रोटोजोवंस। तो प्रोटोजोवंस को यहाँ पर समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स के हैं। तो अगर बात करेंगे अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट की, तो एक हो जाएगा अमीबा हो जाएगा, दूसरा पैरामीशियम हो जाएगा, अगर तीसरे की बात करें यहाँ पर तो पेनोसोमा हो जाएगा और प्लाज्मोडियम। अगर अमीबा की बात करेंगे तो इसमें स्यूडोपोडिया होता है। क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में हेल्प करेंगे और साथ साथ में किस में हेल्प करेंगे, इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेगा स्यूडोपोडिया। इसमें क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसकी सेल वॉल पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। सीलिया से लोकोमोशन करता है। ट्रिपेनोसोमा और प्लाज्मोडियम ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक यानी कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। कैसे होते हैं, डिजीज कॉजिंग। चलिए बच्चों, आज जो है इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है सर का लेक्चर है, क्लास हमारी ओवर करने का टाइम आ गया है। तो बच्चों, आप एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेंगे और हमारे इस लेक्चर को आप नोट्स बना लेंगे इस लेक्चर के, इस सेशन के। और जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सेकंड लेक्चर में आपसे मिलते हैं। बच्चों, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, जीत आपकी निश्चित ही होगी। हम आपके साथ में हैं, उमंग के साथ बने रहिए और हम भी आपके साथ उमंग के साथ मेहनत के साथ लगे रहेंगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। हम बिल्कुल उसको जो है फोकस करेंगे और जो है बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मेहनत करते रहिए, हमारे साथ में लगे रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।